नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। सभी को प्रणाम। रीजनिंग गुरु किशन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे दोस्तों का, लाला लालियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं किशन चौधरी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ क्लॉक टेस्ट वाला टॉपिक लेकर, जिसमें आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से हम घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो बनने वाला जो एंगल है, रिफ्लेक्सिव एंगल है, उनको किस प्रकार से एक साधारण सी सिंपल सी जो ट्रिक्स हैं उनके माध्यम से कुछ ही समय में हल किए। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा 90 डिग्री का एंगल, जिसे हम समकोण की स्थिति कहते हैं, सरल कोण वाली स्थिति और अतिव्यापन या आच्छादन वाली जो स्थिति 360 डिग्री या 0 डिग्री कब कब बनती है, घड़ी के माध्यम से भी समझा हमने, और बेसिक जो आधार है उसके माध्यम से भी हमने इन क्वेश्चंस को हल किया। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। उसी कड़ी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जाने और आने के समय पर आधारित। क्वेश्चंस आपके सामने है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है एग्जाम में, देखिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज इस प्रकार से होगी, पूजा अपने घर से कार्यालय 8 से 9 बजे के बीच जाती है, जबकि कार्यालय से 4 से 5 बजे के बीच वापस घर को आती है। मतलब एक तो है यहाँ जाने का समय 8 से 9 बजे और एक है वापस आने का समय 4 से 5 बजे। तो वह पाती है या वह देखती है कि घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे के स्थान पर, वह घंटे वाली सुई है वो मिनट के स्थान पर है। तो बताओ, फिर यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, एक तो पूछा जा सकता है घर से जाने का समय, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है घर से आने का समय। दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो घर से जाने का एक फिक्स समय, देखिए यहाँ टाइम अंतराल के रूप में दिया गया है, 8 से 9 बजे के बीच में जाती है। कब निकल रही है, अब निकलते समय तो उसको 1 सेकेंड लगी, लेकिन कब निकली वो फिक्स टाइम आपको बताना है। और वापस वो जब लौट कर ऑफिस से घर आ रही है तो भी एक निश्चित समय है, तो वो निश्चित समय यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और फॉर्मूला हो जाएगा अपना समय बजकर 60/13 गुणा विपरीत समय। बस पूरे क्लॉक टेस्ट में या वॉच टेस्ट में आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, और स्वाभाविक है एक फॉर्मूला याद भी रह जाएगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। समय बजकर 60/13 गुणा विपरीत समय। अब यहाँ विपरीत समय की हम बात करें तो अगर आपको घर से जाने का समय पूछा गया है, देखो एक तो समय है आपको जाने का समय, एक तो दिया गया है घर से जाने का समय, वो तो दे रखा है 8 से 9 बजे के बीच, और एक दे रखा है घर पर वापस आने का समय, और आने का समय दे रखा है क्वेश्चन में 4 से 5 बजे के बीच। अगर आपको जाने का समय पूछ रहा है तो आप विपरीत लें, यहाँ 5 आ जाएगा विपरीत समय, और अगर आने का समय पूछ रहा है तो 4 का विपरीत क्या हो गया, 9 आपको यहाँ पे लेना है। समय बचकर क्वेश्चन में दिया गया होगा, 60/13 आपको फॉर्मूले से लेना है। तो देखो, अगर घर से जाने का समय हम ज्ञात करें तो जाने का घर से समय है 8 से 9 बजे के बीच, मतलब 8 बजकर, तो 8 बजकर 60/13 गुणा विपरीत समय क्या जाएगा, 8 का विपरीत क्या है, 5 गुणा 5। हल की लीजिए, 60 को 5 से गुणा करोगे तो 6 पंजे 30, 300/13 काटा पीटी करोगे, 13 दूनी 26, 40, 13 3 39, 23 सही 1/13, मतलब 8 बजकर 23 सही 1/13 मिनट पे वह घर से निकली थी। ठीक है, और अगर हम आने के समय की बात करें, घर पर वापस आने के समय की बात करें तो कब आ रही है वो, 4 से 5 बजे के बीच में, मतलब 4 बजकर 60/13 गुणा विपरीत समय क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत क्या है, 9, तो यहाँ आ जाएगा 9, 9 6 54, 540/13
13, तो 13 3 39, 13 चौक 52, 20 बच गए, और 13 एकम 13, 7/13। मतलब वह ऑफिस से घर कब लौट रही है? 4:41 सही 7/13 पे वह वापस घर को लौट आई। तो इस प्रकार से आप एक फॉर्मूला याद रखें, समय बचकर 60/13। देखो वहाँ भी हम 60/11 ले रहे थे, लेकिन यहाँ 60 क्या लेना है? 13 लेना है। भाई 2 समय, एक जाने का एक आने का, तो 2 एक्स्ट्रा लेना है, मतलब 11 की जगह कितना लेना है? 13 लेना है। और विपरीत समय मैंने आपको बता ही दिया किस प्रकार से लेना है। तो कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, और नेक्स्ट टाइप है अपनी दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। बहुत बार एग्जामिनर क्या करता है कि घड़ी का समय दे देता है और उसका मिरर इमेज पूछ लेता है, या तो डायरेक्ट मिरर इमेज पूछता है या वाटर मिरर इमेज पूछता है। तो दोनों स्थितियों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दर्पण प्रतिबिंब। देखना, समझना थोड़ा सा दर्पण प्रतिबिंब। हालांकि ये एक अलग से टॉपिक है, मैं इसका एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन टाइप में अपने यहाँ घड़ी वाले जो टॉपिक है उसमें टाइप में है दे रखा है, घड़ी परीक्षण में दे रखा है। तो हम यहाँ केवल घड़ी के अकॉर्डिंग दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे। तो देखो, एक बार मैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस डायरेक्ट न देके वो डायग्राम भी दे देता है। ये घड़ी है, घड़ी में नॉर्थ साइड में 12, साउथ में 6, यहाँ 3 और यहाँ 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11, इस प्रकार से। अब कभी कभी आपको इस प्रकार से दे देता है कि एक घड़ी में 3:45 का समय हो रहा है, टाइम दे दिया, और यहां इस प्रकार से एक रेखा खींचता है और इस प्रकार से देता है, यहां क्वेश्चन मार्क दे देता है। ठीक है, केवल इतना सा क्वेश्चन दे दिया, तो आपको ये समझना है कि ये जो है वो दर्पण है। ठीक है, और ये इधर वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा? दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अब थोड़ा सा आप समझना, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब में जो भी छाया चित्र है, यहाँ हम घड़ी ले रहे हैं, लेकिन वैसे जो भी छाया चित्र है उसका लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। कैसे? देखिए, ये अगर हम इस घड़ी की बात करें, ठीक है, अगर हम इस घड़ी की बात करें तो ये इसका क्या है? राइट एंगल, और ये इसका क्या है? लेफ्ट एंगल। ठीक है, ये लेफ्ट मतलब दाएं बायां और ये राइट मतलब दायां। मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये राइट मतलब दायां हो गया और ये बायां हो गया। अब इसका मैं दर्पण प्रतिबिंब बनाऊंगा तो डायग्राम तो क्या बनेगा? गोल। भाई गोल आकृति है तो गोलाकार आकृति बनेगी। अब ये 12 है, वो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा होगा 12। ठीक है, ये 6 है, वो इस प्रकार से लिखा हुआ होगा। ठीक है, फिर यहाँ दायां जो है वो बायां बन जाएगा, मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ये 4, ये 5 6 7 8 9 10 और ये 11, इस प्रकार से बना। अब देखो, घंटे वाली ये हावर वाली सुई है और ये मिनट वाली है। हावर वाली सुई है वो दाईं है, तो दायां, ये दायां और ये क्या हो जाएगा? बायां। देखो, पहले इधर वाला बायां था, अब क्या हो गया? दायां। दायां जो था वो बायां हो गया और बायां जो था वो क्या हो गया? दायां हो गया। मिरर इमेज में आपको इसी प्रकार से दिखेगा। आप देख सकते हो, साधारण सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, सुबह जब हम नहा धोकर तैयार होते हैं कहीं पे जाने आने के लिए या कोचिंग आने जाने के लिए, तो जैसे ही आप दर्पण के सामने खड़े होते हो तो आपका बायां हाथ दाईं तरफ और दायां हाथ बाईं तरफ दिखाई देता है। मतलब आपकी जो लेफ्ट स्थिति है वो बाईं तरफ, जो मतलब बाईं तरफ वाली स्थिति है वो दाईं तरफ नजर आएगी, दाईं तरफ वाली जो स्थिति है वो बाईं तरफ नजर आएगी। ठीक है, तो दायां बायां बन जाता है और बायां क्या बन जाता है? दायां। तो ये जो 3 है, हावर वाली सुई तो यहाँ आ जाएगी और मिनट वाली सुई कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ जो समय आपको दे रखा है वो, अब आपकी वास्तविक घड़ी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ 12 और यहाँ 6 7 8 और ये 9। ठीक है, तो यहाँ जो स्थिति है वो 9 बजकर लगभग कितनी आएगी? 15 मिनट आएगी, सॉरी 8 बजकर, क्योंकि ये 8 और 9 के बीच में रहेगी, ये थोड़ी सी बीच में रहेगी, तो 8 बजकर क्या रहेगा? 15 मिनट का समय रहेगा। तो ये इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब। अब आप डायग्राम बना के करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए बेसिक फॉर्मूले से मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब का समय दे दे तो किस प्रकार से हल करना है। देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन
पहले आप समझिए थोड़ा सा, आपको एक डायग्राम बनाना है दर्पण प्रतिबिंब की। जब भी बात करें तो आपको एक इस प्रकार का आरेख बनाना है। क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो इस प्रकार का आरेख बनाना है। इस आरेख को आपको 2 भागों में डिवाइड कर देना है, ठीक है। 2 भागों में डिवाइड अगर आप करोगे और फिर इसको 12 खंड बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12वां इधर, ये 12, ठीक। ये तो क्या है, ये तो है आपका घड़ी का समय, ये तो है घड़ी का समय, और नीचे में जो है वो लिख रहा हूं दर्पण का समय। नीचे जो आएगा वो क्या आएगा, दर्पण का समय, ठीक। 12 के नीचे तो 12 लिख दो, और जो आपने 1 से 11 तक की गिनती लिखी है वो आप इधर से लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, बस ये आपका समय आ गया। मतलब जब घड़ी में 1 बज रहे होंगे तब दर्पण में अगर आप देखोगे तो 11 नजर आएंगे। घड़ी में जब 2 बज रहे होंगे दर्पण में देखोगे तो 10 नजर आएंगे। अगर घड़ी में 3 दे रखे होंगे तो दर्पण में देखोगे तो कितने, 9 नजर आएंगे। अगर घड़ी में 4 देखोगे तो दर्पण में कितना बजा हुआ होगा, 8 बजा हुआ होगा। ऊपर वाला घड़ी का समय और नीचे वाला क्या है, दर्पण का समय। अब सपोज कीजिए मिनट भी दे दी, भाई हावर्स तो देके आपसे पूछेगा नहीं, मिनट दे दी। मान लो आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि 5:50 का समय हो रहा है किसी घड़ी में, 5:50 का किसी घड़ी में समय हो रहा है, और वहां अगर आप उसको दर्पण में देखोगे तो आपको समय क्या नजर आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 5 के ऊपर 50 प्लस करना है, 5 के ऊपर 50 प्लस करना है, तो 5 के नीचे क्या है, 7 में से आपको 50 घटाना है। कहने का मतलब है जो भी घड़ी में समय मिनट में दे रखा है वो तो ऊपर प्लस होगा, और उसी जो दर्पण वाला जो समय वहां से माइनस करना है। अब आप बताइए 7 में से 50, 7 घंटे में से अगर 50 मिनट घटाओगे तो कितना जाएगा, 6:10, 6:10। ये हो गया आपका दर्पण प्रतिबिंब। कुछ भी दे दे, इजी है, कोई फॉर्मूला याद करने के लिए मैंने नहीं कहा, केवल आपको सारणी बनानी है। स्वाभाविक सा है, एलकेजी क्लास से आप गिनती सीखते आ रहे हो। 1 से 12 तक गिनती लिखनी है, 12 के नीचे 12 लिखना है, और फिर वापस 1 से 11 तक गिनती लिखनी है। ऊपर वाला घड़ी का समय हो जाएगा, नीचे वाला दर्पण का समय हो जाएगा। समय दे दिया आपको 5:50, तो 50 जो ऊपर प्लस है वो नीचे क्या करनी है, माइनस करनी है, ठीक है। तो 7 में से 50 मिनट घटाओगे तो 6:10, ये हो जाएगा आपका दर्पण का समय, ठीक। तो इस प्रकार से आप इजी वे में दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात कर सकते हो। और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको समय इस प्रकार से दे दिया कि आपको दे दिया 8:20, ठीक है, 8:20 का समय दे दिया। क्वेश्चन की लैंग्वेज लंबी दे सकता है। 8:20 का अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, 8 के ऊपर क्या करना है, +20, तो यहाँ से -20, 4 में से 20 घटाओगे, मतलब 4 बजे में से 20 मिनट घटाओगे तो 3 क्या गया, 40 मिनट। 3:40 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए यही स्थिति भी आप लोगों के समझ में नहीं आती है तो आपको एक थोड़ा सा याद रखना होगा कि जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात करें, तो जो भी समय दिया गया है आपको क्वेश्चन में, जो भी समय दिया गया है उस समय को आप 11:60 में से घटा दें, ठीक है। 11:60 में से क्या करना है, उस समय को घटाना है। तो 11:60 में से अगर आप उस समय को घटाओगे तो दर्पण में जो समय दिया गया, घड़ी में जो समय दिया गया है उसका दर्पण प्रतिबिंब आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया दर्पण प्रतिबिंब। अगर हम बात करें जल प्रतिबिंब की, तो देखो वैसे जल प्रतिबिंब कोई होता नहीं है। जो दर्पण प्रतिबिंब है वही 2 रूपों में होता है। अगर दर्पण इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है तो वो दर्पण प्रतिबिंब होगा, और अगर दर्पण को इस प्रकार से क्षैतिज रख दिया जाता है, तो क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब ही क्या कहलाता है, जल प्रतिबिंब कहलाता है।
क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब है वो जल प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहाँ आपको जल प्रतिबिंब भी दे सकता है या क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब भी दे सकता है। अब स्थिति कैसी बनेगी, देखिए समझना स्थिति, एक बार मैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे आपकी घड़ी है, ठीक है, घड़ी में यहाँ 12 बज रहे हैं, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ पे 9। तो यहाँ जो जल प्रतिबिंब होगा उसमें ये 6 यहाँ ऊपर आ जाएगा और 12 यहाँ नीचे, दायां और बाएं पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि जल प्रतिबिंब में जो ऊपर वाली चीज़ है वो कहाँ आ जाती है, नीचे, और जो नीचे वाली चीज़ है वो कहाँ आ जाती है, ऊपर आ जाती है। ऊपर वाली चीज़ नीचे, या ऊपर वाली जो आकृति है वो नीचे और नीचे वाली जो आकृति है वो कहाँ, ऊपर। देखो ये बॉटम है, ठीक है, और ये नीचे वाली स्थिति है। तो नीचे वाली स्थिति कहाँ गई, बॉटम में ऊपर आ गई, और जो ऊपर वाली स्थिति है वो कहाँ चली गई, नीचे चली गई। ठीक, इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है, जैसे हमने अभी बात की थी 1160 में से घटाएंगे, तो यहाँ हम बात करेंगे 1160 में से न घटाकर, जब अगर जल प्रतिबिंब की बात करें तो हमें समय को घटाना है 1790 में से। जो भी घड़ी में समय दिया गया है उसको आप 1790 में से घटा दो, आपका आंसर आपके सामने होगा। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया कि रमा की घड़ी में इस समय 5:25 का समय हो रहा है, 25 मिनट का समय हो रहा है। तो बताइए जल प्रतिबिंब में इसका समय क्या होगा। अगर इस घड़ी का जल प्रतिबिंब देखा जाए तो समय क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, 1790 में से घटाना है। 1790 में से कितना घटाओगे आप, 5:25 घटाओगे। याद रखना होगा दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो 1160, और जल प्रतिबिंब की बात करें तो 1790। 90 में से 25 गया तो कितने बचे, 65, और यहाँ 17 में से 5 गया तो कितने बचे, 12। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 65 मिनट तो होते ही नहीं है, ठीक है। तो जब भी मान अगर 1160 से ज़्यादा आए तो उसमें से आप 1160 और घटा दें। अगर आप 1160 और घटाओगे तो ये तो आ जाएगी 5 मिनट और 12 में से 1, मतलब 1:05 उसका क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दें। अगर मान 12 या 12 से ज़्यादा आ रहा है, 1160 का मतलब 12 या 12 से ज़्यादा आ रहा है तो उसमें से आप 1160 और एक्स्ट्रा घटा दें। यही क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से न होकर ऐसे होता कि यहाँ 7:45 दे देता, 7:45 दे देता तो समय 1790 में से 7:45 घटाओगे तो देखो 90 में से 45 गया तो 45, 17 में से 7 गया तो 10 बजकर कितना मिनट आ जाएगा, 45 मिनट। अब यहाँ मैं 1160 में से नहीं घटा रहा, क्यों नहीं घटा रहा, क्योंकि ये 1160 से क्या है, 1160 से क्या है, कम है, और कम होने की वजह से मैं 1160 नहीं घटाऊंगा। तो अगर 1160 से मान ज़्यादा है तो 1160 और घटा दीजिए। तो ये है आपके घड़ी का जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। इसी के साथ आपका घड़ी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, लेकिन इसमें से कुछ विविध टाइप के क्वेश्चन और पूछ लेता है, ठीक है। बहुत बार कुछ विविध टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे विविध टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है, मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ कि एक घड़ी में घंटी, क्वेश्चन है विविध टाइप के क्वेश्चंस की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है कि एक घड़ी में घंटी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, तथा आगे भी इसी क्रम में लगातार बजती है। तो बताओ वह घंटी है 12 घंटे में कितनी बार बजेगी,
तो बताओ वह घंटी 12 घंटे में कितनी बार बजेगी। अब देखो, या तो आप एक बार इसको बेसिक से कर लो। बेसिक से मतलब अगला क्या कह रहा है कि जब घड़ी में 1 बजते हैं तो 1 बार बजती है, 2 बजते हैं तो 2 बार बजती है, 3 बजती है तो 3 बार। तो इस प्रकार से 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार, 9 बजे 9 बार, 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 बार और 12 बजे 12 बार। टोटल 12 घंटे में वो कितनी बार बजेगी। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं क्वेश्चन देखते ही ऐसे मतलब घबराने लग जाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कभी हमने पढ़ा ही नहीं। जबकि रीजनिंग, मैं तो ये कहता हूँ कि रीजनिंग में आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गई तो रीजनिंग के 80% आंसर तो क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपने अगर अच्छे से पकड़ ली तो आप इजी वे में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। रीजनिंग बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बस कंडीशन यह है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है कि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको। तो जोड़ लो, आप इनको आसानी से जोड़ सकते हो। जोड़ना तो मैंने आपको सिखा रखा है। 2 और 1 3, 3 6 4 10 और 5 15, 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 कितने हो गए 36, 36 और 9 45 और 10 55, 55 और 11 66, 66 और 12 कितने हो गए 78। तो टोटल योग कितना गया 78। तो 12 घंटे में वह घड़ी कितनी बार बजेगी 78 बार बजेगी। ठीक है, मैं नहीं कह रहा आपको इतना टाइम लेने की ज़रूरत है। इसके लिए जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो देखो यहाँ पे एक श्रेणी बन रही है। श्रेणी क्या बन रही है, 1 से लेके 12 तक के अंकों का योग। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि 1 से लेके 12 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं उन प्राकृत संख्याओं का आपको योग करना है। और आपको पता है प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला है n+1/2। नंबरिंग सिस्टम ने आप में पढ़ रखा होगा, n तक की प्राकृत संख्याओं का योग, n तक की प्राकृत संख्याओं का योग, n तक की प्राकृत संख्याओं का योग, जहां n बराबर क्या होगा अंतिम प्राकृत संख्या। अंतिम प्राकृत संख्या n का मान हो जाएगा। तो यहाँ n तक की संख्या है 1 से 12 तक, तो अंतिम प्राकृत संख्या क्या हो गई 12। तो 12 प्लस 1/2 काटोगे 6 बार कट गई, तो हम कह सकते हैं 6 गुणा 13, 13 6 78। तो 12 घंटे में कितनी बार बजेगी 78 बार बजेगी। मान लो आपको 24 घंटे में पूछ लिया तो 12 का दोगुना कितना हो गया 24, तो यहाँ 78 का दोगुना कितना हो जाएगा 156। तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी 156 बार बजेगी। तो एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी। देखो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा यहाँ, एक क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन समझ लिया मतलब आप आसानी से दूसरा क्वेश्चन भी कर लोगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि बहुत बार इस प्रकार से पूछ लेता है कि घड़ी की 5 सुइयां, घड़ी की 5 घंटियां कर लो। ठीक है, घड़ी की 5 घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 और 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 10 बजे एक साथ बजी थी तो बताओ फिर से वे एक साथ कितने बजे बजेंगे। तो बताओ फिर से वे एक साथ कितने बजे बजेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ जाता है कि घड़ी की जो 5 घंटियां हैं वो क्रमशः 2 4 6 8 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 10 बजे प्रातः 10 बजे या शाम के 10 बजे वो दिया गया होगा एक साथ बजी थी, तो बताओ फिर से वो एक साथ कितने बजे बजेंगे। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, आपने जो मैथ वाला जो समय चाल और दूरी वाला टॉपिक है वहाँ पे भी इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो वहाँ आप क्या करते थे, वहाँ जो स्थिति दी गई है उसका लैसे लेते थे। तो 2 6 8 और 10 का अगर हम लैसे लेंगे तो छोटी से छोटी संख्या 2 है, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। फिर 2 का भाग दोगे 1 1 3 2 और 5। फिर 2 का भाग दोगे 1 1 3 1 और 5। फिर 3 का भाग दोगे तो 1 1 1 1 और 5। फिर 5 का भाग दोगे
जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक भागे देते रहेंगे। तो ये इनका एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, गुणा करके लिख दीजिए। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 मिनट है। तो यहाँ पे मान का आ जाएगा मिनट, मतलब 120 मिनट बाद में वो फिर से एक साथ बजेंगी। क्या मैं 120 मिनट को 2 घंटे लिख सकता हूँ? 120 मिनट को मैं 2 घंटे लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो अब आप ये बताओ 10 बजे एक साथ बजी थी तो 2 घंटे बाद में फिर से एक साथ बजेगी नहीं? तो 10 + 2 मतलब 12 बजे फिर से वो घड़ी की 5 सुइयाँ एक साथ बजेंगी। कितने बजे? 12 बजे फिर से वो घड़ी की जो 5 सुइयाँ हैं वो कितनी एक साथ बजेंगी। ठीक, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे विविध टाइप में पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम विविध टाइप का, उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। बहुत बार इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। एक विद्यालय प्रातः 9 बजे खुलता है और 2:20 पर बंद हो जाता है। इस दौरान विद्यालय में कुल 5 कालांश लगते हैं। इस दौरान विद्यालय में कुल 5 कालांश लगते हैं और प्रत्येक कालांश के मध्य 5 मिनट का अंतराल और प्रत्येक कालांश के मध्य 5 मिनट का अंतराल होता है। तो बताओ प्रत्येक कालांश का समय क्या होगा? तो बताओ प्रत्येक कालांश का समय क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। याद कीजिए आप स्कूल के वो दिन जब आप स्कूल जाया करते थे। समय जैसे मान लीजिए आपको 10:30 बजे स्कूल लगती थी, 4 सवा 4 बजे आपकी छुट्टी हो जाती थी और इस दौरान आपकी 8 कालांश लगती थी। अब बहुत सी स्कूलों में 6 कालांश भी लगती थी। बीच में हाफ इंटरवल भी हुआ करती थी। हर कालांश के मध्य कभी कभी कुछ स्कूलों में गैप भी होता था, 1-1, 2-2 मिनट का या 5-5 मिनट का, ताकि टीचर चेंज हो सके आने जाने में। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो अपने दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है और बहुत बार अपने से एग्जाम में पूछ भी लेता है। अब यहाँ स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं? स्टूडेंट्स गलती करते हैं, 5 कालांश है, प्रत्येक कालांश के बीच में 5 मिनट का अंतराल है, वो करते हैं 5 × 5 बराबर कि 25 मिनट का तो क्या हो गया? अंतराल हो गया। और ये जो समय दिया गया है 9 बजे खुल रहा है और 2:20 पे बंद हो जाता है, इसमें से घटाकर वो 5 का दावाग दे देते हैं और उनका आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना। देखिए समझना थोड़ा सा, 5 कालांश हैं। पहले तो आप अंतराल की बात करें कि जो विद्यालय खुलने का समय है वो कितना है। विद्यालय 9 बजे खुलता है और 2:20 पर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। मतलब 9 बजे तो खुलता है, ठीक है, और 2:20 पर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक, तो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2 कितने घंटे हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5 घंटे। हम यूँ कह सकते हैं कि विद्यालय 5 घंटे और 20 मिनट तक चलता है। 5 घंटे और 20 मिनट तक चलता है। अगर मैं घंटों को भी मिनट में बदलूं तो यहाँ 5 × 6, 6 पंजे 30, 300 मिनट तो यहाँ से हो गई और 20 मिनट ये, मतलब विद्यालय ओपन होने का समय हो गया 320 मिनट। विद्यालय ओपन रहने का समय कितना रह गया? 320 मिनट। ठीक, अब इसमें से क्या कह रहा है कि प्रत्येक कालांश के मध्य टोटल 5 कालांश होती हैं, प्रत्येक कालांश के मध्य 5 मिनट का अंतराल। तो देखो कालांश 1, 2,
3, 4 और 5। अब इन 5 कालांशों के मध्य जो अंतराल होंगे वो कितने होंगे? 4 ही अंतराल होंगे, न कि 5 अंतराल होंगे। क्यों? क्योंकि 2 कालांश के मध्य एक अंतराल, तो एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, टोटल 1, 2, 3 और 4 अंतराल कितने हो गए? 4। एक अंतराल कितने मिनट का? 5 मिनट का। ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से। देखो, जब भी हम स्कूल में जाते हैं तो पहला जो कालांश या जो पहली जो कालांश होती है उसके पहले कोई अंतराल नहीं होता। फिर पहली और दूसरी के मध्य अंतराल होगा सॉरी, फिर दूसरी और तीसरी के मध्य अंतराल होगा, तीसरी और चौथी के मध्य अंतराल होगा, चौथी और पांचवी के मध्य अंतराल होगा। यहाँ छुट्टी हो जाएगी तो इसके बाद में कोई अंतराल नहीं होगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जितनी कालांश है उसमें से एक कम करके जो भी अंतराल है उसको गुणा कर दो। ठीक है, तो अंतराल की स्थिति आ गई। टोटल अंतराल कितनी देर का होगा? 4 गुणा 5, टोटल 20 मिनट का यहाँ पे क्या हो गया? अंतराल। अब अंतराल 20 मिनट का हो गया तो विद्यालय टोटल समय चल रहा था 320 में से 20 मिनट का अंतराल घटा देंगे तो विद्यालय में जो अध्ययन हुआ वो केवल कितना हुआ? 300 मिनट हुआ। और ये 300 मिनट कितनी कालांश में बट गई? 5 कालांश में। तो 5 6 गए 30। प्रत्येक कालांश का जो समय वो कितना आ जाएगा? 60 मिनट या 1 हावर। मतलब प्रत्येक कालांश का जो समय है यहाँ क्या आ गया? 1 हावर। सपोज कीजिए आप यहाँ गलत कर देते, 5 गुणा 5 25 मिनट कर देते तो यहाँ 295 ही बचता, और 295 में आप 5 का भाग देते तो 25 और 5 में 45, 59 मिनट आपका आंसर आता, जो कि आपको ऑप्शन में 100% मिलेगा। और आप 59 मिनट आपके भी आ गया और आपने ऑप्शन में भी देखा और आप इसको टिक करके आ गए, तो ये आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये था अपना वॉच टेस्ट या क्लॉक टेस्ट, जिसमें हमने टाइप टू टाइप क्वेश्चंस का अध्ययन भी किया है और कुछ विविध टाइप के क्वेश्चंस भी अध्ययन किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यहाँ आपका क्लॉक टेस्ट जो है वो कंप्लीट होता है, वॉच टेस्ट है जो कंप्लीट होता है। तो कोई रोना टिक्का नहीं करेगा, हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मुस्कुराते रहो। नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी प्यारे दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।